दिया कि मैं कितने साल से हंसा रहे हैं लोग? मैं लगभग 45 साल मुझे हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर, ये सर कौन से सन की बात होगी? पत्रकार के तौर पर हो सकता है कि मेरी भाषा थोड़ी आपको कड़वी लगे या ऐसा कुछ रूखापन लगे। मैं बोल नहीं पाता हूँ क्यों। कविता करुणा से जन्म लेती है, कविता करुणा से जन्म लेती है। बाद में पहचानते हैं ना, कई बार तो मरने के बाद पहचानते हैं। मुझे तो सीधी सट्ट कहूँ तो जी सीधी सट्टी है, तो आप सीधी सट्ट चलाते हैं, मैंने देखा है। सीधी सट्ट कहूँ तो दुखद विषय ये है, गंगापुर में जो भी लोग हैं ना वो सब बाहर के हैं। गंगापुर का कोई नहीं है रहने वाला, आप आश्चर्य करोगे। जब बूढ़े लोग तो चलो आपने तो नगर परिषद को रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये साहित्य की सेवा हो रही है या सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है? गंगापुर के 4 नाम है। अच्छा, 4 आराम से। बालाजी चौक से आगे चलते हैं, पसारी गली, वो चौपड़, वहाँ बस स्टैंड हुआ करता था। मान सिंह यहाँ 2 बार आए, लोगों उनको देखने वाले बैठे हैं आज लोग। अच्छा। 90 साल से ऊपर के हैं, वो मर जाएंगे ना तो यार चुनाव अब 105 साल काम कर। अरे जलने के 2 अर्थ है, जलने के 2 अर्थ है। अब ऐसा करो ना, चमत्कार पैदा करो ना आप। ये आपके आसपास ये भी शायद क्या बात है तो दाद आपके पास बिखरा पड़ा है, दिमाग लगाओ भाई। क्या विश्वास नहीं करते क्या कभी किसी अधिकारी या नेता की आंखों में आंखें डाल करके? ज्यादा मुश्किल क्या है, यहाँ के प्रशासन से अपना काम करवाना या एक अच्छी कविता लिखना? नहीं लूंगा, आपको पता है कितनी महिलाएं आगे बढ़ते, महिलाएं अंगूठा टेक बन आगे बढ़ते। अच्छा, चौथा है ना कोई बनावटी मेकअप, ना कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट, ना कोई लाग लपेट, ना ही कोई स्टूडियो और ना ही स्टूडियो की चमक दमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोजर न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम सीधी सट्ट। मैं हूं बेअंत सिंह। हमारा तरीका साफ है, हम किसी को स्टूडियो में नहीं बुलाते, बल्कि जो भी शख्सियत है हम खुद चल कर के उनके घर पर जाते हैं। और आज इसी कड़ी में सीधी सट्ट के एपिसोड 2 में हम पहुंच चुके हैं गंगापुर सिटी के सुप्रसिद्ध जो कवि और इतिहासकार है गोपीनाथ चर्चित जी के घर पर, और जहां होंगी सीधी बात और जिनके मिलेंगे सट जवाब। तो चलते हैं साथ में और करते हैं उनसे सीधा संवाद। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर गोपीनाथ जी चर्चित, जो कि एक अपने आप में सुप्रसिद्ध हैं, जिन्हें पहचान उनकी इतनी है कि हर कोई इनके बारे में जानता है। लेकिन आज हम उस पहचान से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर है, क्योंकि हम यहाँ पर घर पर हैं इस समय। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, और दर्शक जैसा चाहते हैं कि सीधा संवाद हो, स्पष्ट सवाल जाए और उनका एक जवाब उनको मिले और उनको अच्छा लगे कि हाँ पहली बार ऐसी कोई चर्चा उनको मिली। हम जानना चाहेंगे सर, जैसे यहाँ पर हैं तो अभी आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं? परिवार के साथ रहता हूँ। कौन कौन रहता है सर आपके साथ यहाँ पर? मेरा बेटा है, पुत्रवधू है, पौत्र है जी। ये छोटा सा परिवार है। अच्छा, यहाँ पर सब रहते हैं जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, और मैं इसके बाद ये भी कोशिश करेंगे हम लोगों तक पहुँचाने की कि हमने सुना है कि आप एक आयुर्वेदिक विभाग में एक लंबे समय तक आपने सेवाएं दी हैं। तो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं कि किस रूप में आपने वो सेवाएं दी। मैं 37 वर्ष तक आयुर्वेद विभाग में पदस्थापित रहा जी। आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई 1977 में। उसके बाद में मैं 1993 में सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी सवाई माधोपुर पद पर नियुक्त हुआ, वहाँ मैं 15 साल रहा। अच्छा। उसके बाद में मैं 2012 में अलवर में जिला आयुर्वेद अधिकारी नियुक्त हुआ जी, वहाँ में 1 साल रहा। उसके बाद में मैं उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो आपको, जैसे आप आयुर्वेदिक मतलब विभाग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने लोगों में जो चर्चाएं सुनी वो आपको कवि और इतिहासकार के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो ये कितना वर्ष आपको हो गया? मतलब ये ऐसा है साहब कि कविता मेरे स्वभाव में, मेरे सांस में है जी। मैं जैसे कोई गाने की आदत पड़ जाती है ना किसी को, वो चलते चलते भी गाता रहता है। हाँ। मेरे विचारों में हमेशा ही कविता रहती है। कोई मेरे से सामान्य बातचीत भी करता है तो मैं जवाब उसको कविता में देता हूँ। कविता से देता हूँ, कविता में गद्य में भी देता हूँ। एक वन लाइनर व्यंग का आपने सुना होगा, 1 लाइन का व्यंग। तो वो उस तरह की बात निकल जाती है, वो व्यंग हो जाता है। मेरा उद्देश्य लोगों को हंसाया जाए। ये मेरे भगवान ने इसे दिया कि मैं कितने साल से हंसा रहे हैं लोग? मैं लगभग 45 साल मुझे हो गए। 45 साल। मेरा पहली कविता थी 26 जनवरी 1979 की। 79 सब अकाल पड़ा था जी। तो मैंने लिखा था, ऋतुराज अभी मत आना तुम। ऋतुराज मैंने बसंत आ रहा है और बसंत का सूखा पड़ा है। ऋतुराज अभी मत आना तुम, मन स्वागत को तैयार नहीं है। आंचल सूख रहा वसुधा का, जल बिन हृदय विदीर्ण हो रहा। धरा पुत्र भी अति व्याकुल है, जीने का आधार नहीं है अब जीने का आधार। ये मैंने 79 में पहली कविता लिखी।
आपने बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं आप। हाँ, मेरी 5 किताबें खुद की आ गई है। एक किताब का मैंने संपादन किया, जी। वो भी एक ऐसा अद्भुत और ऐतिहासिक काम है कि गंगापुर सिटी के प्रसिद्ध कवि और विद्वान प्रोफेसर संस्कृत के गंगापुर कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे जी। उनकी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको छपाने का शौक नहीं था। कवि बहुत, मेरे गुरु भी थे वो। उनकी कविताएं डायरियों में पड़ी थी बिखरी हुई। इनके घर वालों ने ध्यान, मुझे लगा कि मेरी इतनी किताब आई है तो मेरे गुरु की किताब आ रही है। उनकी डेथ हो गई 2001 में। अच्छा। 2023 में मैंने उनकी डायरियों को निकाल कर, जो गल गई थी, सड़ गई थी, पन्ने खराब हो गए थे, फेंकने लायक थे, उन सबको संकलित करके उनकी किताब मैंने एक निकलवाई, गाऊंगा मैं गीत नाम से। जैसे दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, मेरे यही सामने कुछ संग्रह हैं, यहाँ पर किताबें हैं, और मैं एक बार खड़ा होकर के, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मौन क्यों जीता रहूं, एक कविता मेरे मीत, एक गोपीनाथ चर्चित जी, इसी नाम से है। यहाँ पर हंस लो घड़ी दो घड़ी, और एक सबसे ज्यादा ये हमारा गंगापुर इतिहास के झरोके से, जब जैसे ही ये प्रकाशित हुई और इसके बारे में लोगों को पता चला, तो और गंगापुर में इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर कहूँगा एक बार साथी से कि ये आप यहाँ पर दिखाएं कि सर, एक तो कुमार विश्वास हैं साथ में ना, हाँ, और एक ये उनके बगल में चौहान जी हैं, विनीत चौहान जी हैं, और एक ये हरिओम पवार, देश के प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार जी हैं। क्या बात है सर। और ये बगल से देखिए यहाँ पर अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं। तो ये साफ साफ शायद आप देख पा रहे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर। ये सर कौन से सन की बात होगी? 1996 में जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो काका हाथरसी सम्मान समारोह था हाथरस में जी, उसमें वो आए थे। वहाँ मैं भी गया था, मुझे बुलाया गया था। हाँ, तो वहाँ का ये दृश्य है, वहाँ का ये दृश्य। क्या बात है सर। तो सर मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, पत्रकार के तौर पर हो सकता है कि मेरी भाषा थोड़ी आपको कड़वी लगे या ऐसा कुछ रूखापन लगे, लेकिन चूंकि पत्रकार के रूप में मुझे ऐसा पूछना है या बोलना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक कवि के तौर पर उसे मीठा करके बोलें, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में आपने। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही रहेगा आपसे कि आपके नाम में जैसे लोग बोलते हैं गोपीनाथ चर्चित, तो ये चर्चित शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे, ये चर्चित जो शब्द है वो जैसे अपन खुद से ही अपन ने जोड़ लिया, या इसके पीछे की किस्सा है, कुछ कहानी क्या है? देखिए साहब, बचपन में सखा अभाव मिले। ठीक। मेरे चेहरे पर इस समय बहुत उदासी आ गई हो। हाँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्यों? कविता करुणा से जन्म लेती है। ठीक। कविता करुणा से जन्म लेती है। जब वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंच के पक्षी के जोड़े को देखा मैथुन करते हुए, उस भाव में, प्रेमालाप में, एक बहेलिया ने उस तीर मार करके एक को मार दिया, तब उनके मुख से पहली कविता करुणा से पैदा होती है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम बशी काम मोहितम। जैसे तुमने एक काम मोहित पक्षी को मारा है, ये निषाद, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आज निषाद कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन उसको प्रतिष्ठा नहीं है समान। कविता करुणा से पैदा होती है। ठीक। बचपन में सखा अभाव मिले, जब बड़े हुए तो घाव मिले। ये है कवि कैसे बनता है। बचपन में सखा अभाव मिले, जब बड़े हुए तो घाव मिले। कोई भी कवि बन जाएगा यदि जीवन में अन्याय मिले। अन्याय सहने वाला, अभाव में जीने वाला कवि बनता है। दो, उसके अंदर असंतोष बढ़ जाता है, तो असंतोष के कारण फिर वो सोचता क्या करूं, फिर दो रास्ते अपनाता है, या तो हथियार उठाता है या कलम का को हथियार बनाता है। हथियार उठाता है, वो कभी सफल नहीं होता जीवन में। आतंकवादी सफल हुए क्या? नहीं लाए परिवर्तन। कबीर को देखो, जिसके हाथ में कलम थी, परिवर्तन लाया। आज कबीर का नाम है, आतंकवादियों का नाम नहीं। तो मुझ में अभाव में पला, और मेरा नाम था उपेक्षित, गोपीनाथ उपेक्षित। उपेक्षित क्यों? उपेक्षाओं में जिया। उपेक्षाओं में, समाज में उपेक्षा है। हाँ, क्योंकि लोग तो बाद में पहचानते हैं ना, कई बार तो मरने के बाद पहचानते हैं। मुझे तो अभी लोगों ने बहुत सम्मान दिया। आज भी मैं निकलता हूँ, लोग पैर छूकर सम्मान करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, राजनेता हूँ, चाहे कहीं भी व्यापारी हूँ, चाहे स्कूलों में जाता हूँ, मुझे स्कूल में बुलाते हैं, बच्चों को मोटिवेट कविताओं के द्वारा करता हूँ। तो उपेक्षित। लेकिन 2001 में एक कवि सम्मेलन होता है जयपुर में, तरुण समाज का, हाथ से रस का होली पर, विशंबर मोदी करवा, उसमें मुझे 4 बार बुलाया गया। ये शील्ड में किया है, दो शील्ड है ना। हाँ, तरुण समाज जयपुर। अच्छा, महामूर्ख सम्मेलन नाम से मेरे को बुलाया। तो वहाँ रमेश गुप्ता चातक एक संचालक थे, संचालक उज्जैन के, और उसमें ओम प्रकाश आदित्य बहुत बड़े कवि थे उस जमाने का, हासिल वो सब बैठे हुए थे। तो मैंने जब कविता पढ़ी तो मैं खूब पसंद किया गया, लोगों ने तालियां बजाई। तो चातक जी खड़े हो गए, कहने लगे यार आप उपेक्षित क्यों हो, इतनी बढ़िया आप लोग आपको सुनते हैं। तो उस समय आदित्य जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा आज से चर्चित रहेंगे और उपेक्षित। ये आदित्य जी कौन? ओम प्रकाश आदित्य दिल्ली के थे, हास्य रस के कवि थे बहुत बड़े। अच्छा। विदिशा से कवि सम्मेलन करके लौट रहे थे, एक्सीडेंट में उनकी हमारी 4 कवियों की मृत्यु हुई थी दुर्घटना में। ट्राइबल सारियात का जगह था। तो उससे वहाँ से मुझे 2001 से चर्चित किया, जिसको राजस्थान पत्रिका आदि अखबारों ने छापा इस न्यूज़ को कि ऐतिहासिक घटना थी, नाम परिवर्तन। उनकी मैगजीन निकलती है नई गुदगुदी, उसने भी इस घटना को छापा।
एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि वो नाम दर्शकों को जरूर बताएं कि तो मेरा दिल्ली नाम के जो महान ओम प्रकाश आदित्य जी, देश के हास्य रस के जिन्होंने प्रसिद्ध कवि थे, उपेक्षित विद्वान को कवि, चर्चित किया के नाम से, और सभी कवियों ने स्वीकार किया। आप ये नहीं ये है कौन से सन की बात रही? 2001 में। 2001 की बात है। तो 2001 से लगातार आप चर्चित हो गए। क्या बात है। ये मेरी घटना है। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये शायद पहली बार सुनने को मिलेगा। बहुत सी और भी बातें हैं, निकलवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगा आपसे सुनकर, आपने ये बताया। अब प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। ये एक और सवाल आपके लिए कि ऐसा क्या आया आपके मन में कि आज इस गंगापुर सिटी शहर का इतिहास आप लिखने बैठ गए? मतलब ये क्या था ऐसा मन में, वो पहली बात जो आपको लगी? देखिए साहब, मैं मूलतः कवि हूँ जी। गद्य लेखन मैंने बहुत कम लिखे, मेरे छपे गद्य लेखन भी छपे मेरे। हाँ। इतिहास तो गद्य में ही लिखा जाएगा, मेरी रुचि कम है गद्य में, और इतिहास में तो मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं मैं इतिहास। लेकिन ईश्वर जब कराना चाहता है तो वो कोई न कोई रास्ता निकालता है, प्रेरणा देता है। 2016 से 18 तक यहाँ जब मान सिंह जी विधायक थे ना, तो यहाँ गंगापुर स्थापना समारोह महोत्सव मनाया उन्होंने, 3 साल तक मनाया। तो मैं भी समिति में था, एक साहित्यकार, एक बुद्धिजीवी होने के नाते। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई अपन गंगापुर का ये महोत्सव तो मनाते हैं स्थापना का, लेकिन गंगापुर के बारे में कोई जानकारी लायक कोई किताब तो लिखो इतिहास संबंधी। उस समय तो बात निकल गई। बाद में आ गया कोरोना। अब कोरोना में हमको कोई काम नहीं रहा, कभी सम्मेलन में आना जाना सब हमारा बंद हो गया। तो उन्होंने लिखा, वो बात मेरे दिमाग में से निकल गई। हाँ। लेकिन कोरोना जब लग गया, अब कोरोना कोई काम नहीं रहा, यात्राएं हमारी बंद, कवि सम्मेलन बंद। मैंने ये जो किताब है ना, ये उस समय कोरोना में ही लिखी थी मैंने। अच्छा। कविता मेरी मीत, ये कोरोना में ही लिखी थी। उसके बाद फिर क्या करूं, काम नहीं, लिखने की आदत। वर्चुअल कवि सम्मेलन हमारे हुए कवियों के, गंगापुर का इतिहास लिखा जाए। मैंने समझा आसान काम है, और मैंने विचार कर लिया लिखूंगा। जैसे ही कोरोना कम हुआ, मैंने घूमना निकलना शुरू किया, तो पता लगा गंगापुर के बारे में शहर में कोई दस्तावेज, कोई पुरानी हवेलियाँ, भवन कुछ भी नहीं है, पुराने लोग भी जिंदा नहीं है। अब किससे जानकारी करूं? लेकिन एक बात मैंने सुन ली थी कि खुशहाली राम और गंगाराम 2 भाई थे। अच्छा। जयपुर के। उन्होंने ये खुशहालगढ़ बसाया, खुशहालगढ़ नाम। ये सभी में ये सूत्र मुझे मिल गया। तो मैं क्या करूं, खुशहाली राम के बारे में यहाँ कोई फिर मैं जयपुर गया, और हल्दिया परिवंश के लोगों से, जो आज भी हल्दिया भवन में, जयपुर जोड़ी बाजार में उनका हवेली है, हल्दिया हाउस, वहाँ गया। वहाँ उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी, ताम्रपत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज दिए। फिर मैं जो जयपुर की जो पोथी खाना है, इसमें है जयपुर में जो चंद्र महल है ना, गोविंद जी मंदिर, वहाँ पोथी खाना है राजाओं का। वहाँ मैंने कोई जरिए से, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं, वो जो वहाँ वो कर रहे होंगे PhD वगैरह, उनको अलाउ करते हैं। कहीं से मैंने दिया कुमारी जी से कहलवा करके वो गंगापुर का, क्योंकि आपकी जागीर रही है गंगापुर जयपुर की, तो उसके बारे में आज तक कोई जानता नहीं है। तो उन्होंने करा कि मुझे वहाँ से दस्तावेज काफ़ी कुछ मैंने दिए। तो मतलब एक ही जगह से नहीं, और भी जगह से अरे मैं सीताराम जी झालानी 90 वर्षीय पत्रकार थे, वरिष्ठ, सबसे पुराने। जब से देश आज़ाद हुआ तब से उन्होंने भी यही, वहीं से ली मैंने प्रेरणा। अच्छा। उन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक के सारे हिंदी अंग्रेजी के अखबार की कटिंग कर रखी है। कहाँ? जयपुर के? जयपुर के। अभी मर गए वो 2023 में। 90 साल के, वो चल नहीं पाते, बाकर उनके यहाँ तो 2-3 कमरे इन चीज़ों से भरे हुए हैं। उनसे मैंने बहुत सारी जानकारी ली। तो वहाँ से ली मैंने गंगापुर के विषय में। और भी कई जगह किताबें, उस समय के इतिहास की, चंद्रमणि सिंह एक इतिहासकार थी, अभी वो मर गई 2022 में, उनके पास काफ़ी जानकारी थी। मैंने ये आपका गजेटियर ऑफ राजस्थान सवाई माधोपुर, उससे मैंने गजेटियर से बहुत सारी जानकारी ली। और भी मैंने बहुत सारी किताबों का मैंने इसमें दे रखा उल्लेख, संदर्भ ग्रंथ। यानी कि अब ये जो तथ्य हैं, अपनी जो किताब थी गंगापुर का इतिहास, इस पर यह है कि अपन भरोसा कर सकते हैं, प्रमाणिक चीजें हैं, प्रमाणिक चीजें हैं। हाँ। बिल्कुल, मैंने लिखा है, कहाँ से लिए मैंने, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उस समय जब आप बात कर रहे हैं, ये गंगापुर महोत्सव जब हुआ करता था, तो हमने कोशिश की थी कि गंगापुर के इतिहास को जानने की। तो जितने भी विभाग थे उन सभी में हमने RTI यानी सूचना के अधिकार से कोशिश की। मैंने, मेरे पास तो हमने भी कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे दुख हुआ सर हमको जान करके कि कई विभागों में ये जानकारी एकत्रित थी नहीं। और लेकिन आपने बहुत मेहनत की, और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए, द एक्सपोजर की तरफ से, कि आपने लोगों के बीच में इतनी मेहनत करके उस इतिहास को लेकर आए और संजो कर रखा, इतनी मेहनत। अब इसकी बात बताऊं सूचना के अधिकार की जी। मैंने 1952 से मैंने राजनीति का भी इतिहास लिखा है जी। तब तक कौन कौन MLA क्या क्या रहे सब। गंगापुर यहाँ 1952 में कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, आप आश्चर्य करेंगे। अच्छा। हिंडन कॉन्स्टिट्यूंसी था और मलारना कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो मैंने सूचना आयोग को चिट्ठी लिखी कि मुझे ये जानकारी चाहिए, 52 में फला सन में कौन कौन यहाँ विधायक रहे। तो उन्होंने क्या लिखते हैं मेरे को कि रिकॉर्ड पुराना होने से अब उपलब्ध नहीं है। ये संभव है क्या?
चुनाव निर्वाचन विभाग लिख रहा है, संभव है क्या? संभव नहीं तो है, मैंने लेकिन वो जवाब देते हैं। जिस सदन के वो सदस्य रहे होंगे एमएलए, उन विधानसभा के सचिव को लिखा आरटीआई में कि मुझे इन सदनों के कौन कौन एमएलए गंगापुर से, इसकी सूचना दो। उन्होंने फिर निर्वाचन विभाग को लिखा, निर्वाचन विभाग ने मुझे सूचना दी वापस। अच्छा, अब दे वही रहा है। थी लेकिन देना नहीं चाहते। वो मैंने ली सूचना है, वो मैंने चाहते प्रमाणिक है, मेरी सारी चीजें प्रमाणिक है। प्रमाणिक है। जैसे हम इतिहास की बात कर रहे थे अभी, तो गंगापुर का इतिहास जो पुस्तक है, तो क्या आपने इसमें इस पुस्तक में केवल जो गंगापुर इतिहास है, एक तो होता है ना अपन केवल महिमा मंडन ही कर देते हैं, तो केवल महिमा मंडन किया है या अपन ने उस समय के जो शासक या रहे या व्यवस्थाएं जो रही उनकी कमियां जो रही उनको भी उजागर करने की कोशिश की है? बिल्कुल दुखद पहलू यह है। हाँ। मैं अगर सीधी सट्ट कहूँ तो जी, सीधी सट्टी ही है। तो आप सीधी सट्ट चलाते हैं, मैंने देखा है। सीधी सट्ट कहूँ तो दुखद विषय यह है कि गंगापुर को किसी ने संभालना नहीं, चाहे प्रशासक हो चाहे राजनेता हो, चाहे गंगापुर को अपना माना नहीं, गंगापुर को उन्होंने संभाला नहीं, इसलिए गंगापुर की कोई धरोहर बची भी नहीं। मेरे देखते देखते 2001 में एक कुंड हुआ करता था, ये लखेरा बाजार है, पटवा बाजार, वहाँ एक कुंड है, आज भी खोदो तो नीचे कुंड है, वहाँ मकान दुकानें बन गई, संभाल 2001 तक मैंने कुंड देखा, उसको संभाला नहीं। ये गढ़ जहाँ ये मंदिर बन गया श्याम बाबा का, मैंने जब किताब लिखी 2022 में, मैं फोटो लाया हूँ, ये गढ़ की वही की फोटो है। हमारे पास भी उपलब्ध है वो फोटो। बहुत सारी और भी बहुत प्यारा हुआ करता था, इसके 3-4 फोटो और भी अंदर हैं। 2022-23 में जब मंदिर बना, 23 में वो सब धरोहर नष्ट कर दी गई। दुख की बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ नष्ट हो गई। ये बड़ा क्यों हो गई साहब? कारण क्या कि कौन संभालेगा मेरे घर को? जब मैं तो संभालूंगा, मैंने बनाया होगा तो मैं बाद मेरे बच्चे संभालेंगे, लेकिन घरिया किसी ने अपना माना ही नहीं। यहाँ गंगापुर में जो भी लोग हैं ना, वो सब बाहर के हैं, गंगापुर का कोई नहीं है रहने वाला। आप आश्चर्य करोगे, गंगापुर 290 साल पुराना है। जो खुशहालगढ़ बसा है ना, 290 साल पहले का। खुशहाली राम हल्दिया जयपुर के दीवान थे, उनको यहाँ नियुक्त किया राजा ने, और यहाँ कोई आदमी नहीं था, निर्जन था। यहाँ उन्होंने बस्ती बसाई बाहर से ला के लोगों को। मुनीम जो है ना, ये मुनीम, ये जयपुर राजा ने यहाँ भेजे, उदय के है ये मुनीम परिवार जो बीच बाजार में। हाँ, मुनीम, और ये जयपुर राजा के मुनीम थे, सहयोग के लिए भेजा, और फिर उन्होंने सब जातियों को बसाया। 8 पीढ़ी पहले के जो लोग हैं वो 8 पीढ़ी पहले गंगापुर बसे। अब यहाँ देखिए एमएलए रहे कोई भी, वो यहाँ के नहीं थे, बाहर से आए। फला एमएलए, मैं नाम लूँ क्या फ़ायदा, पल्लीवाल खानदान, वो यहाँ के थे, इस्माइलपुर महुआ के पास। वैद्य जी गोविंद साहब जी रहे, वो सपोर्टरा के थे, यहाँ करके बसे। हाँ, यहाँ के नहीं थे। ऐसे जितने भी लोग हैं मिलोगे, मूर्ति मोहल्ला और ये जो चुली दरवाजा वाला मोहल्ला है, ये यहाँ का पहचान वाला मोहल्ला है, यहाँ की संस्कृति की पहचान। पुराने मोहल्ले से मुनीमपाड़ा, ये 3 मोहल्ले हैं, सब यहाँ भी लोग सब बाहर के हैं। तो गंगापुर ही नहीं था, उनकी गलती भी क्या है? गंगापुर था ही। तो जब वो उनका शहर ही नहीं है, वो क्यों संभालेंगे? सब अपने बाद में और भोल आए, बिजनेस की दृष्टि से आए, रेल लाइन आ गई इसलिए आए। तो इसलिए गंगापुर को किसी ने, ये सीधी सच्ची बात है, इसके लिए दोषी यहाँ का प्रशासन, यहाँ के राजनेता, यहाँ की धरोहरों को संभाल कर नहीं रखा। दर्शकों, ये महत्वपूर्ण सवाल हो गया। ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें निकल करके आएंगी, पर अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलिए, एक सवाल है, और ये सवाल कुछ दर्शकों का भी था जो हमने थोड़ा और जोड़ करके आपके लिए कोशिश की है। सवाल ये है कि आप कवि हैं, आपने जैसा कहा कि मैं इतने 45 वर्षों से कविता ही मेरा ज़्यादा रहा है, इतिहास भी लिखा, और कवि जो होता है वो ज़्यादातर कल्पनाओं में रहता है। लेकिन जब गंगापुर सिटी की सड़कों के गड्ढों की बात आती है, जब आप गंगापुर सिटी के गड्ढों में गिरते हैं, तो कौन सा रस है जो आप देखेंगे कि वो जब करुणा रस होगा या फिर वीर रस होगा? साहब, इनको गड्ढे मत कहो। अच्छा, ये सरकारी प्रयास से सड़कों पर बनाए गए सार्वजनिक तालाब है। जब बूढ़े लोग इनमें गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तालाब में मेंढक कूद रहे हैं। अच्छा। और जब बच्चियां या महिलाएं गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे तालाब में सुंदर कमल खिल गए हैं। तो चलो, मैंने तो नगर पालिका को, नगर परिषद को प्रस्ताव दिया कि नए बाजार में जो पानी भरता है बरसात के दिनों में, बहुत अच्छी आमदनी हो जाए, या नाव चला दी जाए, नाव बहुत सही, चौराहे से चले और रोड तक नाव जावे, आवे, बैठो, 10-20 रुपए में आमदनी भी होगी, लोगों को आमदनी मिलेगा, नौका विहार, नगर परिषद को रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये गड्ढे नहीं है साहब, ये बड़े मुश्किल से बनाए गए। एक बार ये जो नहर रोड है, इसकी भी यही स्थिति किसी जमाने में। हाँ, ये जो हाँ, तो यहाँ एक विधायक थे दुर्गा जी, उन्होंने सड़क को पक्की करवा दिया। प्रसाद अग्रवाल जी, हाँ, सड़क बनवा दी, पक्की करवा दिया। मैंने उनको लाना दिया, क्या किया साहब आपने? अच्छी भली सड़क मेहनत से सरकार ने इसको गड्ढे कर करके बनाई, आपने उसको सारा नष्ट कर दिया और सारा तालाब खराब कर दिया। तालाब खराब। अब नहर पे पानी रहता है, पहले सड़क पे ही नहर रहती थी। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुना आप लोगों ने, आप ही में से था ये किसी का, तो दर्शक देख रहे होंगे तो ये सवाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, और वो भी शायद इसी तरह का है कि आपने तो पुराने समय का, वो उस बीते बहुत पुराने समय का और प्रशासन देखा है, व्यवस्थाएं देखी हैं,
और आज का जो नगर परिषद है या सिस्टम है उसको भी आपने देखा है अच्छे से, है ना। तो दो समय आप देख चुके हैं, वो पुराना समय और अब का समय। तो आज अगर शहर के सिस्टम पर, इस शहर के सिस्टम पर कोई व्यंग लिखना हो तो शीर्षक क्या होगा? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि व्यंग अगर लिखना हो तो मैं ये कहूँगा कि हमारा गंदापुर। हमारा गंदा। गंदापुर, अच्छा, हमारा गंदापुर। आइए, इसको देखिए। ऐसी धरोहर मिलेगी नहीं, मिलेगी। यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, जहाँ नालियों में से पानी बह रहा है, हाँ। और यहाँ सुअर किलोल कर रहे हैं। तो वो आपकी बात अभी भी है, अभी जो भी आपने है। कहा था ना कि ना तो वो धनी धोरी उस समय था और ना आज भी कोई- आज भी कोई, आज भी कोई- क्योंकि वो गंगापुर का है ही नहीं और ना मानता है गंगापुर। स्थिति हो रही है। जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते चाहे जिसको खींच रहे हैं, सांड किसी को मार रहे हैं। तो ये गंगापुर है जो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। कोई व्यवस्था नाम की चीज है तो प्रशासन भी है या शासन तो भी आप है। इसे नाम देंगे गंदापुर। हमारा गंगापुर, हमारा गंदापुर, मेरी किताब का नाम है हमारा गंगापुर। लेकिन व्यंग में आज कहूँ, के? हाँ, लेकिन व्यंग में कहूँ तो हमारा गंदापुर। गंदापुर। और कई बार मैं तो मजाक में कहता हूँ, बुरा नहीं मान जाए लोग, मैं माफी मांग नहीं, लेता बुरा हूँ। मानेंगे भी नहीं, आजकल मैं लोगों उनसे की माफी जुबान मांग पर लेता चढ़ा हूँ, हुआ है ये नाम। क्योंकि नहीं, ये नहीं, मैं एक बात और कहता हूँ। अच्छा, और कह रहे हैं। हाँ, गंगापुर की नरक पालिका। अच्छा, मैं उसको नरक पालिका है। तो वहाँ मतलब जब भी तो है नरक बना हुआ है। ठीक है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, गंगापुर की नरक पालिका। और लोगों की जुबान पर ये नाम धीरे हालांकि वो धीरे बुरा मानेंगे, हो सकता है वो बड़ी मेहनत करते हो बेचारे के साथ। नहीं, करते तो देखो सभी हैं, इतनी कोई ना मेहनत कोई के कोशिश बावजूद भी करता है। ये कभी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भैया व्यंग है, बुरा मत मानना। तो सच्चाई तो सामने नहीं, आती नहीं, वो है। लोगों की जुबान और पर है। सच्चाई नहीं लाएंगे तो वो इसको सफाई भी हाँ, कैसे वही मैं करेंगे? चाह रहा हूँ। सफाई भी कैसे सवाल करेंगे? उठाना जायज है और उठना भी चाहिए। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं सर, कि साहित्यकार जो होते हैं, जो भी साहित्यकार हैं, आप लोग हैं, तो साहित्यकारों में बड़ी खींचतान रहती है, ऐसा सुनने को मिलता है। साहित्यकारों में बड़ी खींचतान रहती है। तो गंगापुर सिटी के जो साहित्यिक गलियारे हैं उनमें क्या वाकई साहित्य की सेवा हो रही है या सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है? नहीं, देखिए साहब, ऐसा कहा जाता है, सुनने में भी आता है जी। लेकिन गंगापुर में तो खैर ऐसा नहीं है कि टांग खिंचाई हो। और वैसे जो साहित्यकार हैं, जिसको साहित्यकार ही कहेंगे, वो टांग खिंचाई कभी नहीं करते। जो साहित्यकार ही हैं, जो साहित्यकार नहीं है, साहित्यकार जबरदस्ती जिन्होंने साहित्य का लबादा ओढ़ लिया है, साहित्यकार वो जरूर ईर्ष्या रखेंगे और इसकी वजह से टांग खिंचाई हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ा कारण है कवि सम्मेलन में से होने वाली आमदनी। कवि सम्मेलन ये सवाल भी है सर हमारे पास। मैं चाहूंगा कि इसको अपन आगे, एक सवाल है उस पर आप टिप्पणी करना। तो बाकी जो साहित्यकार होगा, जो लेखन होगा, मैंने आपको अभी आपने पूछा या गंगापुर में साहित्यकारों का एक कार्यक्रम कराया जाए तो एक साथ बिठा के, तो मैंने आपको निश्चल भाव से, वरना अगर मेरे अंदर ये होती तो मैं क्यों किसी का नाम बताता। इनमें से कई तो मेरे से बहुत कम उम्र के हैं, तो मैंने नाम बताए। ये हमारे यहाँ ऐसा, अच्छा आप उनसे कहोगे तो वो मेरा नाम बता देंगे बड़े सम्मान के साथ। ऐसा यहाँ गंगापुर में, क्यों वो सच्चे साहित्यकार है। क्योंकि दर्शकों, हमने देखा है कि जो गंगापुर सिटी की स्थिति है कि यहाँ ढूंढने पर भी नाम मात्र के सर लोग मिलते हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं, जो बहुत अच्छे से लिखना जानते हैं, समझना जानते हैं। तो हमने देखा, कोशिश की द एक्सपोजर ने, तो गिने चुने नाम ही सामने आ पाते हैं। तो ये दुखद बात नहीं है सर गंगापुर सिटी के लिए कि यहाँ भी होना चाहिए था। जैसे आप तो हैं और भी हैं दो चार, लेकिन वो संख्या बहुत कम है सर। हाँ, देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं, गुणी लोग सब होते भी नहीं है। गुणी लोगों की संख्या कमी मिलेगी। शैले ने माणिक्य मोक्ति कम ने गजे गजी। अच्छा। हर पहाड़ पर तो माणिक्य नहीं मिलता और हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं मिलता। हाथी बहुत है और पहाड़ी बहुत, तो ये गुणी लोग कम ही मिलते हैं। हर गुणी हो जाएगा जब तो पूरा शहरी गुणवान हो जाए। इसलिए किन्हीं जिन्हीं लोग मिलेंगे साहब इस रुचि के लोग, और बड़ा मेहनत का काम है साहित्य लिखना, साहित्यकार बनना। तो ये हर कोई मिलेंगे। फिर भी यहाँ 4-6 लोग बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं सर। ये कुशालगढ़ से गंगापुर सिटी बनने तक का जो सफर रहा, उसमें वो सबसे दिलचस्प किस्सा जो आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल ही नहीं पता हो, लेकिन आपको इस दौरान पता चला हो, ऐसा कुछ? देखिए साहब, खुशालगढ़, देखिए मैं एक बात कह दूं यहाँ पर, गंगापुर के 4 नाम हैं। अच्छा। 4 आराम से कहें तो पहले ये परगना, उदय परगना। गंगापुर से पुराना तो उदय परगना है, उदय है। अच्छा। उदय कला, ये गंगापुर उसके अधीन था। परगना बोलते हैं, मतलब एक जैसे पंचायत समिति का कई गांव होते हैं उसके अंदर। कई छोटे छोटे गांव, मौजा बोलते थे उनको। मौजा को मिला करके एक परगना बना दिया। तो परगना अधिकारी बैठता था वहाँ, जयपुर रियासत से नियुक्त था। गंगापुर तो था ही नहीं। तो ये नामनेर है, ये केरिज के सामने संतोषी माता का मंदिर है, केरिज के उसके सामने सिंधी कॉलोनी से लगा हुआ नामनेर है। गद्दियों का बस्ती है वो, उसमें 10-12 घर ये शुरू से ही। तो वो परगना, ये गंगापुर था ही नहीं। सबसे पहला नाम तो गंगापुर का है नामनेर। अच्छा, पहला नाम। ठीक है। दूसरा नाम है यहाँ का घुड़गियों की ढाणी। घुड़गियों की ढाणी। इस घुड़गियों की ढाणी को गुजरों ने बसाया था। बयाना के पास सेती गांव है गुजरों का।
बहुत बड़ा गांव, बहुत प्रसिद्ध गांव। वहां से बल्लू पटेल गुजर अपने गाय भैंसों को लेकर 8 बेटों के साथ वो कई जगह ठहराते बाद में यहाँ आकर के जो कल्याण जी का मंदिर है ना, जब मेला बढ़ता है, जहाँ रेटक झूले लगते हैं, वो बहुत ऊंचा टीला था, आज भी वो ऊंचाई पर है। वहाँ उन्होंने आकर के अपनी झोंपड़ियां डाली, बहुत ऊंचा था पहले, तब तो सड़क बन गई भरत, आज भी ऊंचा है वो। वहाँ उन्होंने झोंपड़ी, इसलिए वो गुजरों का डांडा कहलाता है पूरा एरिया। तो वो उसको नाम दिया घुड़गियों की ढाणी, तो वो ढाणी थी 8-10 घरों की। बाद में वहाँ तो 300 घर बन गए, छप्पर बन गए, बस गए, वंश बन गया। बाद में वो लोग यहाँ के गुजर पाला में बस गए, यानी कि परगना, फिर उसके बाद ये नामनेर से फिर घुड़गियों की, ये नामनेर परगना तो वो रह गया, अलग रह गया, नामनेर घुड़गियों की ढाणी। फिर बना ये खुशहालगढ़। उनके बाद खुशहाली राम हल्दिया यहाँ आए, दीवान थे वो, यहाँ करके उन्होंने इसको जागीर मिली तो अपने नाम पर खुशहालगढ़ नाम दिया इसको, ठीक है, खुशहालगढ़। फिर बना ये गंगापुर। क्यों बना? खुशहाली राम जी की जब मृत्यु हो गई, एक युद्ध में मारे गए वो, तो उनके पौत्र हुए गंगाराम। गंगादास नहीं गलत बोलते हैं लोग, और उनको भाई बोलते हैं लोग, मैंने भी यही सूत्र पकड़ा था। बोलते हैं अभी गंगाराम बोलते हैं उनको, नहीं गंगादास वो लोग। मैंने क्या सुना सूत्र, खुशहाली राम गंगाराम 2 भाई थे, भाई भी नहीं थे, ये बाबा पोते थे। बाद में मैंने खोजा तो इतिहास पता लगा, उसकी पूरी वंशावली मैं आपको दिखाऊं। देखिए मैंने इसका मतलब जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही सही रहा। वो देखिए आप, ये खुशहाली राम हल्दिया, ये फोटो दुर्लभ है नहीं कहीं भी। ये खुशहाली राम हल्दिया, इनके पिताजी थे छाजूराम हल्दिया, वो भी योद्धा थे। ये इनके 2 भाई, ये राव बहादुर दौलतराम और बख्शी नंदराम। और ये दौलतराम के पुत्र थे चतुर्भुज के पुत्र थे। तो ये बाबा पोते हो गए। अच्छा, ये बाबा पोते थे, जबकि लोग भाई बनाते हैं इनको, बताते हैं, भाई बताते हैं, ज्ञान नहीं है लोगों को। वो अब लेकिन सर अब तो मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप कहेंगे प्रमाण, ये देखिए, ये छाजूराम जो हल्दिया है, साथी से उनकी पूरी वंशावली है। अच्छा, वंशावली है पूरी। हाँ, हल्दिया जयपुर से, इनमें सबके वंश है पूरा। अच्छा, ये इनके इसमें आता है, ये छाजूराम हल्दिया, खुशहाली राम हल्दिया, चतुर्भुज और गंगादास, फैमिली ट्री हो गया पूरा, पूरा ट्री हो गया। तो ये जो है अभी आज जो है ना, ये शीतल प्रसाद, इनके पौत्र अब ये प्रेमराज हल्दिया, राजकुमार हल्दिया, जिनकी मैं इनसे मिलाऊं, उन्होंने दिया ये मूरी। ये उनका ताम्रपत्र है, ठीक, हल्दिया वंश का ताम्रपत्र जो जागीर मिली। मुझे पता है, ये शायद अपने प्रोग्राम हुआ था, हाँ, उसमें सम्मान समारोह में भी ये लेकर के आए थे, सम्मान किया था। वहीं से हुआ था शुरू ये गंगापुर स्थापना का। तो ये दिलचस्प वो किस्सा कि किस तरह से लोगों के बीच में इसका नाम खुशहालगढ़ पड़ा। खुशहाल के बाद में गंगाराम जब वो मर गए और इनके पिताजी मर गए, तो गंगादास जी ने गंगा मंदिर इनका बनाया हुआ है, जो ये ट्रक यूनियन पर वाटर वर्क की टंकी है ना, इसके गढ़ में नीचे आज भी है, वो वहाँ जाओगे तो वो इनकी इष्ट देवी थी गंगा मैया। अच्छा। गंगा माता मंदिर इन्होंने बनवाया, तो गंगा माता के नाम पर इन्होंने गंगापुर नाम बदल दिया इसका। गंगापुर हो गया, सिटी नहीं लगा था। 1905 में जब हमारी रेल आई पहली बार, अंग्रेज रेल आए, तो चूंकि गंगापुर तो है, कौन से सन सर? 1905 में। 1905 रेलवे स्टेशन यहाँ 1905 में, रेल 1905 में बना, ठीक है। तो गंगापुर एक से अधिक भी है। हाँ, भीलवाड़ा भी है, महाराष्ट्र कोई कहे कि साहब गंगापुर का देना, कौन सा गंगापुर का दूं, कहीं भी कहे गंगा। तो इस तकनीकी दृष्टि से इसका नाम गंगापुर सिटी कर दिया 1905 में, जबकि ये डिफरेंस लाने के लिए केवल ये छोटा सा गाँव था उस समय। 1901 में गंगापुर की आबादी 5000 है। अच्छा। ये गजेटियर बोलता है राजस्थान सरकार का, जो उसमें दिया है, ठीक है। 5000 आबादी 1901 में। अब 1905 में क्या थी, अब सिटी लगा दिया, तो पहचान करनी थी, इनको पता था आगे सिटी का विकास तो हो गए। तो ये इसकी 5 नामों की कहानी है। ये बात है, बहुत बढ़िया सर। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर कि इस किताब को लिखने के दौरान ऐसी कोई जानकारी जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो? देखिए, लोगों को पता नहीं है, और बहुत लोगों को पता नहीं है कि गंगापुर में ये जो चौपड़ है ना, चौपड़ बालाई चौक से आगे चलते हैं पसारियों गली, वो चौपड़, वहां बस स्टैंड हुआ करता था। अच्छा, बस स्टैंड, और बस लकड़ी के कोयलों से भाप बन के चलती थी। अच्छा, लकड़ी के कोयलों से भाप बन के उसे पानी और कोयले डालना पड़ता था, रेलवे की तरह भाप से वो बसें चला करती थी। उस समय कच्चे रास्ते थे, ये मेरे को जानकारी मिली। गंगापुर में जब ये युद्ध हुआ, ये सेना आई, उसकी छावनी लोगों को पता नहीं है। छावनी आज भी नागांव की छावनी गंगापुर में है। हाँ, वही नागांव की छावनी है। ये अपन ट्रक यूनियन से आगे जाते हैं, वहाँ नागांव की छावनी आज भी बनी हुई है। और गंगापुर के लोग ये कहते हैं कि साहब यहाँ चारों तरफ ये नहर से इसको वो सुरक्षित किया गया था, ऐसा कहते हैं। मुझे जब सुनने में आया, जब किताब लिखी था, गंगापुर चारों तरफ नहर से सुरक्षित था, ऐसा नहीं था। ये गढ़ और वो गढ़, वो दोनों चारों तरफ नहर थी। इसमें तो आज भी वो नष्ट हो गई, वो रिपट गई।
गंगापुर के चारों तरफ नहर नहीं है एक्चुअली में। जो लोग ये जो केरीज की पुलिया और ये जो वहां से जो चूली की पुलिया, वहां से जो बरसात का पानी आता था ना, वो जब चूली गेट होता हुआ, आज तो पोस्ट ऑफिस बन गया है, यहाँ से चल करके नड़ा आज भी है, और इधर से ये आता था केरी की पुलिया का, ये नए बाजार में होकर के ये यहाँ तक नाजिम वाले में चला जाता था। चारों तरफ से घेरा, ये झील सी बन गई थी। ये एक्चुअली में नाले थे जिसको लोग नहर समझते होंगे। 6 दरवाजे थे गंगा खुशहालगढ़ जब बनाया था ना, 6 दरवाजे। 4 कहते हैं अभी भी। वही तो कह रहा हूँ, मुझे 2 बताई, आज भी लोग कहते हैं। मैंने प्रमाण से, अभी तो मेरे लेख जो पत्रिका में आया है मेरा, उसमें लिखा है मैंने कि गंगापुर को 6 दरवाजों के भीतर सुरक्षित किया गया था। कोई नाम था क्या सर? नाम था। पहला दरवाजा था बामनवास दरवाजा, जो ट्रक यूनियन पर डॉक्टर मेहरवाल का मकान है, ट्रक यूनियन वहां था, वो बामनवास दरवाजा कहलाता था। तो बामनवास की तरफ अच्छा, ये दरवाजे रात को बंद हो जाते थे। सुबह नगाड़े शहनाई बजती थी, ऊपर से सैनिक रक्षा करते थे, ऊपर से घोड़े बंधे रहते थे, कहीं भी आना जाना हो तुरंत संदेश लेकर घोड़ों से जाते थे। एक दरवाजा बामनवास दरवाजा, दूसरा दरवाजा था उदयी दरवाजा। ये कैलाश टाकीज पर जो पुलिस चौकी है ना, यहाँ था। उदयी की तरफ जाने का एकमात्र रास्ता था, ये था ही नहीं, रोड ही नहीं थी, और नादोती तक इसी से जाते थे। तीसरा दरवाजा जामा मस्जिद के सामने करौली दरवाजा, ठीक है, करौली की तरफ आना जाना। चौथा दरवाजा जो ये देव स्टोर चौराया है, जो ये बजाज इनकी कपड़े वालों की दुकान, वहाँ था, वो था महू दरवाजा, महू की तरफ आना जाना था। पांचवा दरवाजा चूड़ी गेट, चूड़ी दरवाजा, जो डॉक्टर राधेश्याम पाराशर के पास मकान है ना, वहाँ एक पिलर आज भी मौजूद है उसका, मैंने फोटो दी अभी अखबार में। एक पिलर देखिए ना आप, ले आना, उतना बड़ा है, उसमें 2 पिलर मौजूद है, सारे दरवाजे नष्ट हो गए। छठा दरवाजा था गढ़ दरवाजा, नाम बता रहा हूँ सब। ये था जो ये ट्रक यूनियन वाला गढ़ है, जो गंगा मंदिर का गंगा मंदिर है, उसके बगल से एक रास्ता था जो ऊपर गढ़ में जाता था, वहाँ महल था जागीरदार का, उस महल में जाने का रास्ता था, वहाँ आम आदमी नहीं जाता था। बाद में क्या किया, वो महल वहल सब, वाटर ब्रश की टंकी बनी, सब नष्ट हो गए। और कहते तो ये तक है, और ये सही भी होगा, क्योंकि वो महल जमीन में दबे, वाटर ब्रश की टंकी खुदाई हुई है नींव की, तब उसमें महल निकले, मैंने देखे सन 67 में। तो कहते जब ये सेना यहाँ आई तो वो किला बना रहे थे, तब वो रोश में राजा ने उस जागीरदार का गुस्सा निकाला और उस महल पर कोई नेस्त नाबूद करा के, कहते हैं गधों से हल चलवा दिए उसके लिए, गधों से हल चल गए। ये सच है। और फिर उसके बगल से बाद में कल्याण जी मंदिर नहीं था यहाँ उस समय, कल्याण जी का मंदिर बाद में बना, तो एक रास्ता एक गली गई उस गढ़ दरवाजे से, उसको नगर पालिका ने उसको अपने जो टाउन सर्वे रजिस्टर है उसमें कल्याण जी दरवाजा नाम दे रखा। अच्छा, ये तो ये प्रश्न भी ऐसा ही था कुछ के हैरान कर देने वाली बातें तो आपने सुनी होंगी, तो बकायदा राजा मानसिंह यहाँ 2 बार आए, राजा मानसिंह यहाँ 2 बार आए, लोगों उनको देखने वाले बैठे हैं आज लोग। अच्छा, 90 साल से ऊपर के हैं, वो मर जाएंगे ना, भगवान उनको लंबी उम्र दे, तो उनको देखने वाला भी कोई नाम ऐसा आपको याद हो तो? ये विशंबर जी पटेल है, पुलिस चौकी के सामने मकान है, पुलिस चौकी है ना कैलाश टाकीज पर, इसके ठीक सामने मकान है, मेरा 94 साल के बैठे हैं, उन्होंने देखा राजा मानसिंह को। कल्याण प्रसाद चौकीदार है वहीं पुलिस चौकी के पास, उसने देखा है। रामजीलाल जी अमर गया तो मर गए। तो यहाँ 2 बार आए, उन्होंने यहाँ का पानी नहीं पिया, 2 बार, क्यों, गढ़ पे गधों से हल चल गए, ये अब शकुन हो गया, बोले इस शहर का मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो पानी जो आज पुरानी नई अनाज मंडी बनी है ना, वहाँ कुआं हुआ करता था, वो खेत हमारा है पुजारियों का, उसमें मीठा पानी था, वहाँ वो उदयी परगना में था, गंगापुर में नहीं था, तो उदयी परगना का पानी पिया उन्होंने, यहाँ का पानी नहीं पिया। सर सवाल जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे लेने की, क्योंकि आपको भी हम नहीं चाहते कोई असुविधा हो। सर अब डिजिटल युग है ना, डिजिटल का युग है, तो आपको नहीं लगता कि इस डिजिटल युग में साहित्य और जो कविता है उसकी जो प्रासंगिकता है वो कम हो चुकी है? हाँ, ये बात सही है। आज किताबों को पढ़ने का चलन नहीं रहा, सब मेरी गंगापुर वाली किताब को लोग कहते हैं आप उस पर डाल दो उसको। अच्छा, पीडीएफ डाल दो। हाँ, तो सब कहते हैं आज किताब का हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। अभी ये समझिए आपकी 2007 तक रेलवे स्टेशनों पर जो बुक स्टॉल्स किताबों की होती थी, 7 तक मैंने भी देखी। उसके बाद में अब मैं जाऊँ तो वहाँ पाउच बिक रहे हैं, तभी मैगजीन पत्रिका अखबार वो तो खरीदना ही नहीं चाहता, उसमें खरीदते हैं। लेकिन किताबों का संग्रह, किताबों का पढ़ना, डायरेक्ट किताब पढ़ना हार्ड कॉपी, इसका एक अपना आनंद है। लेकिन आज पढ़ने का युग नहीं रहा, लोग सुविधा चाहते हैं, आसानी सब चीजें मिल जाए, ये स्थितियाँ हो गई। ये तो बड़ा कष्ट हुआ है इस बात का। तो अच्छा, सोते हुए सिस्टम को जगाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहा? देखिए साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ हमेशा, कई बार मैं फ़ोन करता हूँ किसी मेरे कवि मित्र को, रात को भी कर लेता हूँ, वो मैंने कहा भाई सो गए क्या? मैंने कहा यार कभी सो जाएगा, देश को कौन जगाएगा?
4 बांस 24 जग अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, ये कहने वाला चंद्रवरदाई जिसने आंखें खोल दी उस अंधे पृथ्वीराज की, नेत्रहीन था पृथ्वीराज, आंखें खोल दी और तीर मारा। कवि का महत्व आप समझा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, कवि जगाता है समाज को, कविताओं के द्वारा जगाता है, सोने नहीं देता है। सोने सब सो जाते हैं, मैं जीत गया चुनाव, अब सो 5 साल काम कर दिया, प्रशासक मेरी ड्यूटी हो गई 8 घंटे की, मैं सो। कवि ही है जो जागता है और जगाता है, इसकी सीमाओं की, है ना। शिवाजी के कवि, उन्होंने सेनाओं में जोश भरते थे, कवि का ही काम। कवि का ही काम। अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे हम लोग भी चर्चा करते हैं आपस में, है ना, मित्र मंडली के साथ, और भी लोग हैं, कुछ माँ बाप हैं जो ऐसी सलाह देते हैं। तो अगर बच्चा ये कहे कि नहीं मुझे लेखन क्षेत्र में जाना है, मुझे साहित्य के क्षेत्र में जाना है, मुझे कविताएं करनी है, ऐसा कुछ है, तो उससे कहते हैं कि यार ये बहुत जोखिम वाला काम है ना, इसमें कमाई नहीं होती है, जोखिम ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, या फिर एक बहुत आलस का काम है, आपको पूरा बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं थोड़े समय में। ये आप क्या समझते हैं, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है, प्रतिभा तो कभी रुकती नहीं। गंगा की धारा जब बहेगी ना, कोई रोकने से नहीं रोक पाएगा। तो ये प्रतिभा जो है ना, कविता हो या कोई प्रतिभा, वो जब धारा अंदर से निकलेगी ना, उसके पिछले जन्मों के प्रारंभ से या ईश्वर की प्रेरणा से या उसके खानदानी प्रभाव से, पिताजी माताजी बाबा कोई रहे हो, तो वो उसके अंदर जन्म से है, तो वो तो निकल के मान लेंगे, उसको कोई माँ बाप रोक नहीं सकता। और कविता कभी लिखने से नहीं लिखी जाती, प्रयास से नहीं लिखी जाती। अच्छा, कविता तो सहज पैदा होती है ऊपर वाले की कृपा से। ये भी है। और जो सहज पैदा होती है ना कविता, वही कविता होती है। ये दर्शक को यहाँ पता है कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप चाहोगे भी ना और बैठ गए आप लिखना, तो लिख नहीं पाएंगे, नहीं लिख पाओगे। ये तो एक अंदर से वो प्रवाह है, नदी की तरह, नदी की तरह प्रवाह है, वो स्वतः निकलेगा ईश्वर की प्रेरणा से, पिछले जन्मों के प्रारब्ध से निकलेगा। और आप माँ बाप, मेरे घर में कोई कवि नहीं था, कोई कवि नहीं था, और मैं तो बहुत संकोची प्रवृत्ति का और था। अच्छा। लेकिन ईश्वर को बनाना था तो बनाया। चलिए, अक्सर कहा जाता है कि कवि सम्मेलनों में अब कविता तो कम हो गई, चुटकुलेबाजी ज्यादा होती है। तो क्या आप भी इस तरह के सस्ते मनोरंजन में विश्वास करते हैं, या आप इस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं ना चुटकुले पढ़ता हूँ ना चुटकुले याद रखता हूँ। लेकिन क्या बात ये थोड़ी सही है जैसा लोग कहते हैं? बिल्कुल ये सही है। हम भी इससे बहुत दुखी हैं। क्या आसान पहले इतनी मर्यादाएं होती थी, दूसरे की कविता तो छोड़ो, आज तो दूसरे की कविता ही पढ़ रहे हैं लोग, बड़ी चालाकी से पढ़ रहे हैं, और उसी से अपना काम चला रहे हैं। काम और दूसरे की कविता पढ़ रहे हैं और चुटकुलों के सहारे जी रहे हैं, और वो ज्यादा बुलाए जा रहे हैं, बड़े भारी भारी लिफाफे ले रहे हैं। लेकिन मैंने अपने मैं इससे सभी कवि दुखी हैं। और ये असल में ये जो आने लगा है ना, ये टीवी पर जो कॉमेडी सर्कस वगैरह, उनसे सब आया है, आसान हो गया। पहले कवि एक तपस्या थी, कविता एक तपस्या थी, साफ साधना थी, बहुत मर्यादा, बहुत सीखना पड़ा। मेरी 72 साल की उम्र में 6 किताबें लिख दी। मैंने छंद शास्त्र पढ़ा है, रस शास्त्र पढ़ा है, मैंने मम्मट को पढ़ा है। उसके उपरांत भी सुनिए, मैं आज भी जब कोई बात पर अटकता हूँ तो मेरे बड़े कवि से या मेरे छोटे से कवि से फोन करके पूछता हूँ, यार ये बात क्या है? अच्छा। क्या है ये बात, मुझे समझाओ जरा। तो आज पूछना नहीं चाहता। एक कविता कहीं से कबाड़ ली, जुगाड़ ली, बन गए कवि। और अहंकार ऐसा कि मैं तो बड़ा पूछना ही नहीं चाहते। मैं जब तक जिज्ञासा तो आदमी कभी शांत हो ही नहीं सकती। ज्ञान बहुत है, आपने पढ़ा ही नहीं है। एक साथी से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने जो आज के ये जो चुटकुलेबाजी कॉमेडी जो चल रही है, उन पे उन्होंने एक नाम दिया, और मुझे लगता है शायद किसी को थोड़ा भद्दा लगे, लेकिन उन्होंने कहा, और मुझे लग रहा बताना जरूरी, उन्होंने कहा कि एक छिछोरापन है जो आजकल लोग ले आए हैं, और उनके अंदर वो शालीनता, वो मर्यादा है ही नहीं है। और इससे क्या है, इससे समाज को नुकसान भी है। वो जो गहरापन होता था, वो पैठ जो होती थी, इसीलिए तो कवि सम्मेलन में आप संख्या कम होगी। हाँ, तभी तो सुनने वाले श्रोताओं की संख्या कम होगी। पहले मर्यादा में कवि सम्मेलन, बाल कवि बैरागी जैसे लोग कविता पढ़ते थे, नीरज कविता पढ़ते थे, बलवीर सिंह करूं कविता पढ़ते थे, उस शब्दों से ही। हाँ, लोग कविता ही सुनते थे। माया गोविंद कविता ही सुनते ही नहीं थे। आज तो चुटकुले हो गए। मैंने सब चुटकुलों का सहारा नहीं लिया। मैंने कविता को ऐसी बना दिया कि चुटकुले की तरह लगेगी है कविता। जैसे सुनिए, दिया सलाई ने, अब यहाँ यमक अलंकार है साहब, अलंकार होते हैं। यमक का मतलब 2 अर्थ देता है। दिया सलाई ने दीपक से कहा, तेरा व्यवहार मुझे बहुत खलता है, क्योंकि तू मुझसे जलता है। अच्छा। अरे जलने के 2 अर्थ है, जलने के 2 अर्थ है। अब ऐसा करो ना, चमत्कार पैदा करो ना। आंखों का डॉक्टर अपना दुख, यहाँ भी यमक है। आंखों का डॉक्टर अपना दुखड़ा इस प्रकार बताता है, क्या करूं भाई साहब, जो भी आता है आंख दिखाता है। ये आपके आसपास ये भी शायद वही है कि जैसे मुझे बचपन का याद है, कक्षा में पढ़ते थे हम, तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता, वो यमक अलंकार। मतलब आप प्रयास करो, हाथ से बिखरा पड़ा है। मैंने दांतों के डॉक्टर से हाथ से बिखरा पड़ा है। आप कोशिश करो यार, आप चुराया माल पढ़ते हो। मैं नाराज होता हूँ, मैं मंच पर फटकार देता हूँ, मंच पर फटकार ऐसे लोगों को नाराज होते हूँ मुझसे। मैंने दांतों के डॉक्टर से दांत लगवाया,
खर्चा 2000 रुपये बताया। ठीक है। मैंने भी 2000 का नकली नोट थमाया। डॉक्टर बोला ये तो नकली है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका दांत भी तो नकली है। क्या बात है। तो दांत भी तो मैंने नकली है। दुकानदार को 500 का नोट दिया। हाँ। उसने उलट पलट कर देखा, पूरा परीक्षण किया, फिर बोला भाई साहब बुरा मत मानना, आजकल नकली नोट बहुत चल रहे हैं, इसलिए मैंने अपना बहन मिटाया है। मैंने कहा मैं भी नकली नोटों से बहुत डरता हूँ, किसी का ही भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए ये नोट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मतलब आपके बहुत पास बढ़िया। बिखरा पड़ा है, दिमाग लगाओ भाई। क्या मतलब मुझे भी अंदर से वो संतुष्टि आ रही है कि यार यही है, यहाँ हंसी आनी चाहिए बकाया। और वो आ रही है स्वतः। एक वो होता है कि जो आप वो छिछोरापन जो सुनते हो, तो मुझे भी वो पसंद नहीं। हालांकि मेरी बहुत साहित्य में रुचि है और काफी लंबे समय से लिखता था। एक हमने खटमल नाम से निकाला है और उसमें हम इसी तरह के व्यंग्य देते हैं 2 डायलॉग में। जैसे हमने अभी बीच में एक नगर परिषद को टारगेट करके कुछ निकाला। एक अभी था कि एक दादू हमारा कैरेक्टर है उसमें। तो दादू डॉक्टर के पास जा रहा है और दादू डॉक्टर से कह रहा है कि डॉक्टर साहब कि मेरे गैस की बहुत प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब वहां से कहते हैं कि अरे बेवकूफ, तू अपनी प्रॉब्लम बता, देश की प्रॉब्लम क्यों बता रहा है। ये व्यंग है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके हमने कोशिश की और हमें अच्छा लगता है कि यही एक तरीका होता है जिससे आप मैं हास्य रस का कभी, मैंने लंबी कविताएं भी हास्य रस में लिखी है, छोटी छोटी ऐसे अभी चुटकुलों का जगह लेती है ये कविता। मैं ये सुनाता हूँ, चुटकुले सुनाता ही नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर कि गंगापुर सिटी की वर्तमान जो राजनीति है उस पर कोई 4 लाइन आप सुना दें अभी तो मजा आ जाए। 4 लाइन सुनिए। आज राजनीति में विसंगतियां कितनी हैं, इससे बुरा कटाक्ष नहीं हो सकता। कोई विपरीत स्वभाव वाले, जिनके सिद्धांत नहीं मिलते, जिनके मन नहीं मिलते, जो कभी एक दूसरे को देख नहीं सकते, आज की स्थिति है। मैंने प्रतीक के माध्यम से बात की। आज बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? आज बड़ी खास बात है, गधे सांप साथ साथ हैं। अलग अलग प्रकृति है दोनों की। अब इससे ज्यादा उपमा क्या दूं उनको? इससे ज्यादा उपमा क्या कहूं उनको? इससे ज्यादा उनको क्या क्वालिटी दूं? आज बड़ी खास बात है, देखने को मिली कि गधे सांप साथ हो ही नहीं सकते, साथ साथ है। और देखिए नया महामिलन, क्या हसीन वारदात है अजब सहानुभूतियां एक दूसरे के प्रति, अजब सहानुभूतियां, भूत संग भूतनाथ है, भूत संग भूतनाथ है। ना मन मिले न आदतें मिली, नहीं मिली, कल छोड़ जाएंगे। मन मिले न आदतें मिली, भानुमती की जमात है। 60 गांठ आस्तीन से, 60 गांठ आस्तीन से, बिछ रही छुपी बिसात है। और जाति पूछ कर करें तिलक। हाँ, आजकल जातिवाद राजनीति, और जाति पूछ कर करें तिलक, कह रहे न जात पात है। कह रहे न जात पात, तिलक काक काँव काँव कर रहे। इससे ज्यादा क्या उपमा दूं उनको मैं? काक काँव काँव कर रहे और बोलते हैं सुप्रभात है। उनके मुंह से अच्छा लगता है क्या? बोलते हैं सुप्रभात है। ये विसंगतियां उनकी, लोगों को बेवकूफ बनाने की। दाव पेच चाल चल रहे और डाल डाल पात पात है, डाल डाल पात पात है। कौन बोले चर्चित यहाँ, चुक गई कलम दवात है। लिखते लिखते कलम चुक गई कलम दवा। इतने क्या बात है, बहुत बढ़िया। दर्शकों को आनंद आ गया होगा, आपको भी। और मैं तो यहीं बैठा हूं तो मुझे पता है कितना आनंद मुझे आ रहा है सुनने में। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, आपने ये कहा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या कभी किसी अधिकारी या नेता की आंखों में आंखें डाल करके आपने अपनी कविता, जो कविता है आपकी, वो कविता वाली क्रांति दिखाई है क्या? मैंने दिखाई है क्या? हाँ। नेताओं के? हाँ। देखिए साहब, आजकल की तो सही बात तो यह है कि वो नेता बहुत कम रह गए। अच्छा। जो धैर्य से सुन सके कवि को। पहली बात तो, और मुझे लग रहा है कि जो अभी आपने सुनाया वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए। कुछ नहीं साहब, जगजी पहले की बातें बताऊं आपको। कोई भी एक हमारे भोंपू जी कवि थे। ठीक है। सत्यदेव शास्त्री भोंपू उपनाम था। अच्छा। सत्यदेव शास्त्री थे भोंपू। लाल किले पे कविता पढ़ रहे थे दिल्ली के पास। ये सच बात है। हाँ, जो आप बता रहे हैं। और जगजीवन राम उस समय मंत्री थे केंद्र सरकार। वो सामने बैठ, मंत्री सारे आते हैं, वो तो सरकार का ही कवि सम्मेलन दिल्ली सरकार। जब काफी देर हो गई, भोंपू जी वरिष्ठ थे तो नंबर बाद में आया। वो जब जाने लगे, उठकर बहुत देर हो गई, थकने भी लग गए, तो जब उनका नंबर आया तो शास्त्री जी खड़े हुए, भोंपू जी। वो भी थोड़े से रूपवान नहीं थे, बिल्कुल रूपवान नहीं थे। जगजीवन राम की शक्ल आपने देखी होगी? नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं। बस मैं क्या बताऊं, मैं वर्णन नहीं करूंगा वो। अच्छा, पर जैसे वो थे उनसे वैसे भी वो भी वैसे ही थे, क्रूप। अच्छा। तो जब वो खड़े गए, उन्होंने कहा मंत्री जी कृपया बैठें।
आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सुंदर भी कोई है। उन्हीं के सामने कह ये रहे हो? हम उनसे कह रहे हैं। अच्छा। ये धैर्य, ये सहनशीलता, ये साहस पहले के मंत्री नेताओं में थी। आज के मंत्री तो नेता तो सुनने ही नहीं आते। आएंगे तो उद्घाटन करेंगे, दीप जलाएंगे, भाषण देंगे, केवल इसलिए कि मेरे वोट बने रहे इस क्षेत्र में, जो उनके सब उनको शक्ल दिखा दूं, वो चले जाएंगे। और फिर पूरी रात सुनने का धैर्य नहीं होता था। हमें भी कम बुलाते हैं सर इसीलिए। चलो ठीक है, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं सर। और ये प्रश्न खत्म होने वाले हैं, एक दो और। अब सर ये बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं, और ये केवल 4 प्रश्न हैं, और हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। प्रश्न भी है और उसमें उत्तर भी है, आपको केवल चुनना है सर। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही चुनने पड़ेंगे। तो हम प्रश्न भी बोलेंगे और आपके ऑप्शन भी देंगे, आप चुनिएगा। पहला, गंगापुर सिटी को एक शब्द में क्या कहेंगे? विरासत या अव्यवस्था? अव्यवस्था। ज्यादा मुश्किल क्या है, यहाँ के प्रशासन से अपना काम करवाना या एक अच्छी कविता लिखना? कविता लिखना ज्यादा कठिन है। अच्छा, बहुत बहुत कठिन है कविता लिखना। ऐसे प्रशासन पर कितनी कविताएं लिखी जा सकती हैं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जवाबदारी। तीसरा है, आज का नेता ज्यादा पढ़ता है या आज का छात्र ज्यादा पढ़ता है? पढ़ता है। हाँ। अब देखो, नेता बनने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसा कह देते, लेकिन ये नहीं, सच है ये क्या? सच भी है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कितनी महिलाएं, आगे बढ़ते कितनी महिलाएं अंगूठा टेक बन गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चौथा है, भविष्य का गंगापुर कैसा होगा? स्मार्ट सिटी या कंक्रीट का जंगल? देखिए, सिटी तो सारे कंक्रीट के जंगल होते जा रहे हैं, पर मुझे संभावना यहाँ अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि मैं गंगापुर का निवासी हूँ। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, गंगापुर भव्य बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए। हर कोई यही चाहता है कि भव्य बने। चलो, बहुत अच्छी है। और ये हमारे वो सवाल थे, लेकिन अंत में मैं एक सवाल और आपके सामने रखूंगा जाते जाते, कि हमें सर, जैसे गंगापुर के लिए आपको लगता हो, कोई भी आपका ऐसा संदेश और कोई भी ऐसी बात जो आप चाहते हो गंगापुर के लोगों के लिए कहना, आपके हिसाब से बिल्कुल खुल करके, मैं कविता के रूप में हो तो और भी मजा आ जाए। देखिए साहब, सच कहना यारो हुआ कठिन। प्रश्न ऐसा है, क्या कहूँ मैं? सच कहना यारो हुआ कठिन, इसलिए मौन ही रहता हूँ। पग पग पर झूठे झांसे हैं, सह सका कौन मैं सहता हूँ। पग पग पर झूठे झांसे हैं, सह सका कौन मैं सहता हूँ। दुखों ने ही रखा जिंदा हमको, दुखों ने ही रखा जिंदा, सुखों से मर ही जाते हम। न मिलती ठोकरें तो क्या संभलना सीख पाते हम। जीवन में ठोकरें बहुत मिलेगी मेरे युवा साथियों, गंगापुर के निवासियों। ठोकरें ही ठोकरें हैं, सफलता की संभावना बहुत देर में आती है, बहुत कम आती है। इसलिए ठोकरों से कभी निराश मत होना, कि निकल कर आग से तप कर कहा सोने ने यूं जग से। न ठुकते गर हथौड़ी से, न गहना बन ही पाते। जितने ठुकोगे, जितने तपोगे मेरे युवाओं, मेरे गंगापुर के भविष्य के लोगों, तो उतना ही बढ़िया आप निखरोगे। बस कभी जीवन में निराश मत होना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपने समय दिया, और ये तो मुझे लगेगा कि मेरे भी जीवन का एक अनमोल पल रहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी आपसे बातचीत हुई, आपने खुल करके सारे जवाब दिए। और जैसा कि कार्यक्रम है ही सीधी सट, यहाँ सीधे सवाल थे और सट जवाब थे। बहुत ही आनंद आ गया सर, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम प्रार्थना करती है कि आपको और लंबी उम्र दे, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, और आपका मान सम्मान ऐसे ही बढ़ता रहे, प्रतिष्ठा आपको और आपकी बढ़ती रहे। और ये इतना अच्छा जो काम आप कर रहे हैं, ये एक हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे, लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही उम्दा काम है, और इसका जब संग्रह होगा तो मुझे पता है बहुत लंबे समय तक लोगों की याद में आप रहेंगे। और ये जो डिजिटल रूप में आज हमने कैद किया है सर, ये भी पता नहीं कब तक, बहुत लंबे समय तक, जब तक शायद ये दुनिया है तब तक ये भी ऐसे ही रहेगा। और इसलिए हमारा एक ये प्रयास था कि हम ऐसे शख्सियत जो है उन तक पहुँचे, और उनके इस तरह के जो अनुभव है, उनकी इतनी सीधी जो बात है, जो मन से निकलती है, वो भाव है, उनको सबको कैद करें। और इसी कड़ी में आपसे आज मिलना हुआ दर्शकों, और हमें ये पक्का यकीन है कि आपको ये सीधी सट का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा और भी हो सकता है, वो हम ना पहुंच पा रहे हो उन तक, कोई ऐसी शख्सियत हो जो आपको लगता हो गंगापुर सिटी की और पुराने समय की, तो आप ज़रूर बताएं। और व्हाट्सअप नंबर भी आपको पता है, चैनल के इसी पेज पर है। तो आप देख रहे थे कार्यक्रम सीधी सट, मैं बेअंत सिंह अपने साथी अर्जुन के साथ। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।